खुशी चाहने वाले विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सहर्ष स्वीकारा है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित कविता। और हम ध्यान देंगे इस बात पर, दीप और पतंगे में फर्क सिर्फ इतना है, एक जल के बुझता है, एक बुझ के जलता है। और हमने बनना है ऐसा दीप जो हमेशा जगता रहे, रोशन होता रहे। तो इस कविता को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे, जरा ध्यान दें। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में आप बता सकेंगे, कवि की रचनाओं और साहित्यिक विशेषताओं का उल्लेख कर सकेंगे, सहर्ष स्वीकारा है इस कविता का मूल भाव लिख पाएंगे, संवेदन का अर्थ और उसके प्रभाव को आप लिपिबद्ध कर पाएंगे, गर्बीली गरीबी, विचार वैभव, भीतर की सरिता आदि काव्यगत प्रयोगों को उदाहरण के साथ परिभाषित कर पाएंगे। इसके साथ और क्या सीखेंगे आप, कविता में वर्णित महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों को, उनके विषय में आप टिप्पणी कर पाएंगे, प्रस्तुत काव्यांश में वर्णित निश्चल और असीमित प्रेम की विवेचना कर पाएंगे, जीवन में आशावादी दृष्टिकोण की व्याख्या करने में आप सक्षम हो सकेंगे, कविता के शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य को समझकर आप बता पाएंगे, काव्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। तो जरा चिंतन करें, क्या हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, हम खुशी खुशी स्वीकार करते हैं? क्या क्या, इसकी हेडिंग भी है, क्या क्या स्वीकार करते हैं? गरीबी, कभी ऐसा मौका हो और हमें गरीबी झेलनी पड़े तो हम खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। संयोग वियोग यानी जुड़ना और बिछुड़ना, दंड, सुख या दुख, धुएं के बादल, पाताली अंधेरे, ये आपके पाठ में कविता में आने वाले हैं, उन्नति अवनति, सफलता और असफलता, इनको हम सहर्ष अर्थात खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। तो पहले हम जान लें इस कविता के बारे में कि इस कविता में क्या क्या कहा गया है। तो देखिए इसका सार भाग 1 का, इस कविता को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग का सार पहले देखिए। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, चाहे वो सुख है, दुख है, हर संघर्ष है, अवसाद है इत्यादि जो भी है, वह मुझे खुशी खुशी स्वीकार्य है। मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला है वह सब कुछ क्योंकि तुम्हें प्यारा है। ये तुम्हें कौन है? ये कवि की प्रियतमा है। प्रियतमा मतलब जो उसको सबसे प्रिय है। मां हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है और प्रेमिका या पत्नी भी हो सकती है। लेकिन कवि ने इसको अज्ञात रखा है, बताया नहीं है। हम अपने अपने प्रिय या प्रियतम या प्रियतमा का यहां पर आविर्भाव कर सकते हैं। तो कवि कहता है मेरे प्रियतम को, मेरी प्रियतमा को सब कुछ जो भी प्यारा है, इसलिए मुझे वो सब प्यारा है और प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार्य है। मेरी गर्वीली गरीबी, विचारों का वैभव अर्थात बौद्धिकता, गंभीर अनुभव, व्यवहारिक ज्ञान, दृढ़ता या जो भी मेरे अंदर कोमल सुकोमल भावनाएं इत्यादि सब कुछ, उन पर तुम्हारा ही प्रभाव है। तुम्हारे साथ मेरा ना जाने कौन सा नाता है। मैं जितनी भी स्नेह पूरित भावनाएं जो मुझे अपनी प्रियतमा से मिली, मैं उन भावनाओं को जितना भी हृदय से बाहर निकालने का प्रयास करता हूं, वे भावनाएं उतनी ही अधिक उमड़कर अंदर आ जाती हैं और बढ़ जाती हैं। तुम्हारा चेहरा मुझ पर उसी प्रकार अपनी कांति बिखेरता रहता है जैसे धरती पर चंद्रमा बिखेरता है। आगे देखते हैं दूसरे भाग का सार। कवि कहता है कि मैं तुम्हारे प्रभाव से अब दूर जाना चाहता हूं। यहां पर थोड़ा सा अलग भाव है। कहता है बहुत हुआ, अब मैं दूर जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भीतर से दुर्बल पड़ने लग गया हूं ना। मुझे इसीलिए कहता है कभी, मुझे ऐसा दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव की अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरों में कहीं खो जाऊं। मैं तुम्हारे रमणीय अर्थात मन को अच्छा लगने वाले मनोरम उजालेपन को और अधिक अब सहन नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारी ममता की कोमलता जो है ना, तुम्हारी ममता की अब भीतर से मुझे चुभने लगी है। मेरी आत्मा कमजोर पड़ने लगी है। वह स्वयं को पाताली अंधेरों की गुफाओं में लापता होने की बात कहता है, किंतु वहां भी उसे प्रियतमा का ही सहारा है, ऐसा उसे विश्वास है। अब हम जाने कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में, जिन्होंने सब कुछ सहर्ष स्वीकारा है।
देखते हैं हम कवि का परिचय। कवि का जन्म जो है वो 13 नवंबर 1917 को श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता श्री माधवराव मुक्तिबोध, माता श्रीमती पार्वतीबाई हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं जिनमें काव्य संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, जिससे ये पाठ लिया गया है, कविता ली गई है। कथा साहित्य इन्होंने लिखे काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। और आलोचना साहित्य है इनके कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब जिसका नाम है अब आखिर क्यों। एक साहित्यिक की डायरी भी इन्होंने लिखी, भारत इतिहास और संस्कृति समीक्षा की समस्याएं, ये भी इनके द्वारा लिखित ग्रंथ है। ये इनकी रचनाएं हैं भूरी भूरी खाक धूल, कामायनी एक पुनर्विचार, और ये है चांद का मुंह टेढ़ा, और ये है अंधेरे में, और ये है विपात्र। ये इनकी रचनाएं हैं। आइए इनकी साहित्यिक विशेषताओं को देखें गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। आप हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं, आलोचक हैं, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार होने के साथ साथ प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक पुल हैं, सेतु हैं आप। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख सूत्रधारों में से एक हैं आप। इनकी प्रतिभा का परिचय अज्ञेय द्वारा संपादित जो तार सप्तक लिखा गया ना, उसमें से पता चल जाता है। इनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, भरी पड़ी थी। दो तरह की ऊर्जा, भावनाओं की और विचारों की। जैसे कोई नैसर्गिक अर्थात नेचुरल अंतः स्रोत, अंदर ही कोई इनके झरना लगा हुआ था, अंदर ही ऐसा सोर्स था, होता था इनके अंदर, जो कभी भी चुकता, समाप्त नहीं होता था, बल्कि लगातार अधिक से अधिक वेग के साथ और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेक अनेक कल्पना चित्रों को और फैंटेसियों को का आकार ग्रहण कर लेती है। इनकी रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा परिणाम है कि ये आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय बने रहे। इनकी भाषा बड़ी ही उत्कृष्ट है। भावों के अनुरूप शब्द गढ़ना और उसका परिष्कार अर्थात सुधार करना, उसे भाषा में प्रयुक्त करना, भाषा सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है इनकी। इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू और फारसी शब्दों का भी खूब प्रयोग किया है। आइए अब विस्तार से समझें इनकी कविता के अर्थ को, भावार्थ को। कवि कहते हैं, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। ध्यान से देखिए, कवि कह रहे हैं, समझिए इसको, कि जिंदगी में, मेरे जीवन में जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, ऊंचाई या नीचाई, उत्थान या पतन, वो सब मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि जो कुछ भी मेरा था, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ, जो भी मेरी उपलब्धि थी, वह तुम्हें अर्थात संबोधन शैली, वो तुम्हें अर्थात प्रियतमा, तुमको प्रिय था ना, मुझे जो मिलता तुम्हें अच्छा लगता, इसीलिए मुझे भी वो सब अच्छा लगा। क्यों? आगे देखिए, कह रहे हैं गर्वीली गरीबी, ये सारी चीजों का यहां से जुड़ेगा कि ये सब मौलिक है, ये सब वास्तविक है। गर्वीली गरीबी अर्थात मैं गरीब होने पर परेशान नहीं हुआ। इसके आप यहाँ पर अर्थ भी देख सकते हैं, अर्थ भी लिखे हुए हैं। स्वाभिमान युक्त गरीबी, और ये गंभीर अनुभव मतलब जो गहरे घने अनुभव हुए, और मेरे अंदर एक नयापन आया, मेरे अंदर विचारों की प्रौढ़ता आई, विचारों की समृद्धि आई। ये सब गरीबी, स्वाभिमान वाली गरीबी, गंभीर अनुभव, बड़ी सरल शब्दावली है, आप देख सकते हैं। तो मुझे जो अव्यवहारिक ज्ञान हुआ, ये विचारों की संपत्ति, विचारों की प्रौढ़ता, जो बौद्धिकता, जो अकल मेरे अंदर आई, वो सब, मेरे अंदर दृढ़ता भी आई, मेरे अंदर एक मजबूती आई, एक अडिगता आई, और भीतर की सरिता, और अंदर ही अंदर हृदय में जो सरिता अर्थात भावनाओं की नदी जो बहने लगी, यह क्या है? अभिनव सब, ये बिल्कुल नया है।
कि मैंने किसी से नकल नहीं किया, किसी ने मुझे सिखाया नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ अनुभव किए जाने के कारण ये सब नया है, मौलिक है। मौलिक मतलब वास्तविक है, स्वरचित है, इसकी जड़ स्वयं मैंने तुम्हारे अंदर से प्राप्त की है। इसीलिए कि पल पल में, हर पल मैंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी जागृत है, अर्थात जो कुछ भी मुझे दिखाई देता है, जो कुछ भी मेरे साथ घटित होता है, अपलक है, निरंतर हो रहा है, उसमें संवेदन तुम्हारा है। तुम्हारा संवेदन, तुम्हारा एहसास मुझे दिखाई देता है, तुम्हारा अनुभव मुझे हर चीज में दिखाई देता है, इसलिए वो मुझे नया और वास्तविक लगता है। आगे देखते हैं इसका शिल्प सौंदर्य। साथ साथ समझ लें आप, शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। खड़ी बोली युक्त लाक्षणिकता है भाषा में, संबोधन शैली है, तुम्हें मैंने बताया। मौलिक है कि आवृत्ति प्रभावी बन पड़ी है। विचार वैभव व भीतर की सरिता में रूपक और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश। सहर्ष स्वीकारा, गर्वीली गरीबी, विचार वैभव, इनमें अनुप्रास अलंकार की छटा है। काव्य की रचना मुक्तक छंद में हुई है। काव्य में गर्वीली, गंभीर आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाव सौंदर्य देखें इसका। और विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, केवल यही भाव सौंदर्य फाइनल ना समझें, आप अपने अनुसार भी बदल सकते हैं, लिख सकते हैं। कवि अपने जीवन की हर स्थिति को सहर्ष इसीलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसके पीछे उसकी प्रिया की प्रेरणा, अनुभव, एहसास और भावना है। इस कविता में कवि ने अपनी गर्वीली गरीबी, बौद्धिकता और गहरे अनुभूतियों को अपनी उपलब्धि माना है तथा इसका श्रेय अपनी प्रिया को प्रदान किया है कि तुम ही इसका कारण हो। अगला हम देखते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उडेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद जो, धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। देखिए कितने सरल शब्दों में कवि अपने हृदय की सरिता, भावों की नदी को बहा देते हैं। कहते ना जाने कौन सा क्या रिश्ता है, कौन सा ऐसा संबंध है, ना जाने ऐसा कौन सा नाता है, अर्थात कौन सा ऐसा आकर्षण, जुड़ाव, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है। जितना भी उड़ेलता हूं, अर्थात जितना मैं इसको, अपनी यादों को, तुम्हारे भाव को, तुम्हारे प्यार को कम करने की, दिल से निकालने की कोशिश करता हूं, भर भर फिर आता है। ये उतना ही भरता जाता है जैसे किसी कुएं से पानी निकालें और वो खाली ही ना हो, ऐसे ही मेरे अंदर तुम्हारी यादों का कुआं भरा हुआ है। दिल में क्या झरना है, कवि प्रश्न कर रहा है, पता नहीं कौन सा ऐसा झरना बहता ही रहता है मेरे दिल में, ऐसा कौन सा स्रोत है, प्रवाह है कि उसमें मीठे पानी का सोता है। वो मीठे पानी का सोर्स है, साधन है और झरना है वो क्या, हृदय के अंदर। तो भीतर वह, अंदर तो वो झरना बहता रहता है और ऊपर तुम, और उस हृदय के ऊपर, हृदय के आसन पर तुम विराजमान रहती हो। और ऊपर का मतलब है यहाँ आसमान में भी, तो ऊपर तुम विराजमान रहती हो। कैसे, जैसे मुस्काता चांद ज्यों, जिस प्रकार से चंद्रमा मुस्कुराते हुए धरती पर रात भर खिला रहता है, रात को भी रोशन कर देता है चंद्रमा, वैसे ही मुझ पर त्यों, उसी प्रकार मुझ पर तुम्हारा खिलता वह चेहरा है। वो चेहरा जो मैं अनुभव करता हूं, वो प्रफुल्लित चेहरा, वो मुस्कुराता चेहरा मुझ पर तुम्हारा खिलता रहता है। मैं उसकी कांति अनुभव करता रहता हूं। मैं आज भी उस चेहरे को याद करके प्रफुल्लित होता रहता हूं। जैसे चंद्रमा की वजह से रात्रि जगमग हो जाती है, ऐसे तुम्हारा खिला हुआ चेहरा देखकर मेरा मुखमंडल खिल जाता है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखें आप, वही भाषा वगैरह पहले की तरह है। खड़ी बोली, शिल्प सौंदर्य देखिए, दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार, भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है में विरोधाभास, विरोध की स्थिति है। मीठे पानी का सोता है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। मुस्काता चांद ज्यों, यहाँ पर प्रिय के मुख की चांद के साथ समानता करने के कारण उपमा अलंकार है और सटीक प्रतीकों और नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। अब इसका भाव सौंदर्य देखिए, कवि ने परस्पर अपने और अपनी प्रिया के हृदय के अथाह प्रेम का परिचय देते हुए उसे अविरल अर्थात लगातार और कभी समाप्त ना होने वाला प्रेम बतलाया है। कवि प्रिय को अपने जीवन पर
इस प्रकार आच्छादित अर्थात इस प्रकार से चारों ओर से लिपटा हुआ अनुभव करता है जैसे धरती पर सदा चांद मुस्कुराता रहता है। चांद की रोशनी जिस तरह सब ओर पड़ती है, ऐसे ही उसके जीवन में सब ओर प्रियतमा की वो अनुभूति है जो उसको जगमगाती रहती है। आइए विशेष संवाद पढ़ते हैं, मुख्य बिंदुओं की व्याख्या करते हैं। और मुख्य बिंदु हैं इस कविता के, प्रियतमा को अच्छा लगने के कारण जिंदगी में कवि को सर्वस्व अच्छा लगता है। कवि को यह सब अभिनव नया नया सा और मौलिक अर्थात वास्तविक सा लगता है। क्यों? क्योंकि इन सब उपलब्धियों में हर पल जागृत रूप से निरंतर प्रियतमा का ही संवेदन क्या होता है? अनुभूति, एहसास, प्रेरणा इत्यादि बना रहता है। और इसमें देखिए गरीबी, गंभीर अनुभव, विचारों की प्रौढ़ता, बौद्धिकता, दृढ़ता, भीतर की भावनाओं की नदी, ये सब क्या है? और अटूट प्यार, अटूट, अपार और असीमित स्नेह भरी मीठी यादों का प्रवाह रोकने और समाप्त करने की कोशिश करने पर भी कम नहीं होता। चंद्रमा के समान तुम्हारा कांतिमय चेहरा मुझ पर अद्भुत स्नेहमय प्रकाश फैलाता रहता है। ये इसके मुख्य बिंदु जो आपने याद रखने हैं। अब आइए इसके प्रवाह चित्र को देखते हैं और इस कविता को और ध्यान से समझते हैं। यहाँ देखेंगे आप कवि के बारे में और प्रियतमा के बारे में, दोनों के बारे में अलग अलग बिंदु हैं जो ध्यान देने हैं। कवि को सर्वस्व सहर्ष स्वीकार्य है क्योंकि प्रियतमा को वह सब कुछ प्रिय है। इसलिए कवि को गरीबी, गंभीर अनुभव, बौद्धिकता, दृढ़ता, कोमलता सब कुछ नया और वास्तविक लगता है। क्यों? क्योंकि सर्वत्र प्रियतमा का एहसास, उसकी अनुभूति और प्रेरणा निरंतर प्राप्त होती रहती है। दूसरा, कवि वियोग में भी उसे भूलने की जितनी भी कोशिश करता है, बार बार वो उसे याद आती है। तो कहते हैं प्रियतमा की मीठी स्नेहिल यादें प्रेम की अतिशय, प्रेम का भंडार, प्रेम ज्यादा होने के कारण और बढ़ जाती हैं वो यादें। चौथा बिंदु है चंद्रमा की आभा से जैसे रात की शोभा बढ़ जाती है, प्रियतमा के चंद्रमा के समान कांतिमय चेहरे की चमक से कवि का वियोगी मुखमंडल प्रफुल्लित हो जाता है। तो इस वीडियो में आपने ध्यान दिया कि कवि को सहर्ष क्या क्या स्वीकार्य है और वो क्यों स्वीकार्य है। इसीलिए आपको भी अपने जीवन में एक प्रियतम या प्रियतमा जरूर बनानी चाहिए। वो आपकी माँ हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, पिता हो सकते हैं, प्रियतम कोई मित्र हो सकता है। और आपने भी उसके साथ अनुभव करके हर दुख को, हर सुख को खुशी खुशी स्वीकारना है। इसका अगला वीडियो हम पढ़ेंगे, अगले भाग में अगला वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।